नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और इनसाइड स्टोरी में हम आपके सामने एक अलग कहानी लेकर के आए थे। लेकिन आज कहानी में 24 घंटे के बाद एक बार फिर से ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट इसलिए आया है क्योंकि बिहार में राजनीति की दशा और दिशा बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बिहार में जिस तरह से पिछले 72 घंटों में जो कुछ भी चल रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर चलना चाहती है। बिहार में सत्ता हाथ में आने और शीर्ष कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में बदलाव आया है। सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और कैबिनेट के फैसले भी आपने देखे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कहा यह जा रहा है कि बिहार में बंगाल के बाद और महाराष्ट्र के बाद बिहार वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करना चाहती है। लेकिन बिहार में ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ये दो बड़े फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल और बंगाल के बाद बिहार में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या की जा सकती है, जिससे कि अब सीधे उत्तर प्रदेश, दिल्ली से चलने के बाद एक बीच में उत्तर प्रदेश में अपना राज्य है ही, सीधे सीधे अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश किया जाए। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जो जेपी नड्डा अध्यक्ष रहते हुए बिहार में बोल करके गए थे कि क्षेत्रीय पार्टियां या तो विलय कर जाएंगी या विलीन हो जाएंगी, उसकी बानगी देखने को मिल रही है। शिवसेना जो सबसे पुरानी पार्टी थी, उसका क्या हुआ ये सबको पता है। उसके बाद बंगाल में टीएमसी को अभेद किला कहा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि ये ममता बनर्जी का अभेद्य किला है जिसको भेदना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पूरा माहौल ही बदल गया। पिछले 3 महीनों में टीएमसी एक तरह से समझिए तो समाप्ति की कगार पर आ गई है। उसके बाद एक्शन बिहार की तरफ मुड़ता है। फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चर्चाएं भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी हैं कि पूरा का पूरा गेम सेट है। लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण है, वो समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। सम्राट चौधरी को आगे करके जिस तरह से 2 दिन पहले ही अति पिछड़ा सम्मेलन किया गया और उसमें सम्राट चौधरी के जो बयान आए, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को जो बिहार से जुड़ी हुई हैं उनको डराते ज़रूर हैं। और ख़ास करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए ये डर बहुत बड़ा हो जाता है। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद का एमवाई समीकरण, वहीं नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और लवकुश समीकरण जो है, एमवाई समीकरण, लवकुश समीकरण और अति पिछड़ा को जोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से बिहार में एक सरकार बनाने और सरकार बदलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा हर्डल हुआ करता था। हालांकि आज भी नीतीश कुमार की पार्टी में कहा यह जा रहा है कि तोड़ फोड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी में गुटबाजी चल रही है और इस गुटबाजी को लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े बिखराव और बदलाव की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में नहीं है और इसके कारण कहीं ना कहीं उम्मीदें जगी है भारतीय जनता पार्टी की। अब जनता दल यूनाइटेड का भी वो शिवसेनाकरण कर सकता है या फिर टीएमसीकरण कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा हर्डल सामने नज़र आता है, क्योंकि नीतीश कुमार न तो उद्धव ठाकरे की तरह हैं और न ही ममता बनर्जी की तरह हैं। बड़ा ही गलेबुल की तरह नीतीश कुमार की राजनीति रही है और वो वक्त के हिसाब से अपनी दशा और दिशा तय करने के साथ साथ गठबंधन में बदलाव भी करते रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 11वीं और 12वीं बार भी ले सकते हैं। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो 12 सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनकी चर्चा बार बार होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर 2024 में गए थे एनडीए गठबंधन में सपोर्ट करने के लिए, नीतीश कुमार की सरकार के साथ
वोटिंग के समय वो उनके खेमे में बैठे थे, उन लोगों का क्या हुआ, क्या हश्र है, ये सबको पता है। इसके कारण कहा तो ये जा रहा है कि क्षणिक भले ही मन में आ सकता है, लेकिन अस्थायी तौर पर कोई भी अपना दल बदल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि परिस्थितियां जिस तरह की बनती हैं वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हर्डल है, सबसे बड़ा जो मुश्किल है, वो तेजस्वी यादव के साइड से है। तेजस्वी यादव अभी भी या तो डरे हुए हैं या फिर उन्हें बिहार की राजनीति समझ में नहीं आ रही है कि उन्हें आगे एक्ट करना कैसे है। 2020 में 75 सीट आने के बाद वो इतना रिलैक्स हो गए थे कि उन्हें लगा था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला सकते हैं। लेकिन ये एक फेज़ था जहां ये तेजस्वी यादव की काबिलियत नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में टूट और फूट का ये परिणाम था, जिसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़े थे, जिसका फ़ायदा लगभग 25 से 30 सीटों पर मिल गया था तेजस्वी यादव को, और उसे वो अपनी जीत समझ बैठे थे। उन्हें बताने वाले लोगों ने भी वक्त की नज़ाकत और हालात के साथ साथ सही आकलन नहीं बताया। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो एक अलग कहानी कह रही है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जिस तेज़ी में हैं, उन्होंने मात्र 2 महीने के भीतर अपने बेटे को पार्टी में शामिल करा करके और मंत्री पद भी दिलवा दिया। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेहतर काम करने लगे हैं और वो कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि देखने में और समझने में लोगों को भले ही जो कुछ लगे, लेकिन उनमें राजनीतिक समझ और डेप्थ भी है। निशांत 8 मार्च 2026 को जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के साथ सक्रिय राजनीति में आए। 7 मई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। 2 महीने के अंदर ही जदयू के साधारण सदस्य सीधे बिहार सरकार में मंत्री बने, और वो भी ताकतवर। राजनीतिक की उन्नति ऐसा ग्राफ शायद ही देखने को मिलता हो। यानी जदयू नेताओं को इस बात की हड़बड़ी थी कि निशांत को कैसे जल्द से जल्द बड़ा नेता बना दिया जाए। 11 जून को निशांत बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी जीत गए। अब निशांत माननीय हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जहां उनके पिता कभी बैठा करते थे। आपको बता दें कि इन 2 महीने की राजनीतिक यात्रा और नीतीश कुमार की जिस तरह की रणनीति है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अब अपने जैसा इंतजार करना नहीं चाहते हैं। 13 साल तक अथक मेहनत करनी पड़ी थी नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार 1977 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1990 में वे बीपी सिंह सरकार में मंत्री बने थे। नीतीश चाहते तो एक इंजीनियर के रूप में सरकारी नौकरी कर सेटल लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति के अनिश्चित रास्ते को चुना और 77 से 80 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। इसके बाद भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे, और परिवार को इस बात का मलाल था कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन वे अपने लक्ष्य के लिए समर्पित थे। 1985 में पहली बार लोक दल के टिकट पर हरनौत विधानसभा से जीते और नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे तो पहली बार में ही उन्होंने सिक्का जमा लिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत प्रश्नों से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को परेशान कर दिया। निशांत को लेकर के भी कहा जा रहा है कि निशांत अभी सदन में आए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि वो जानकारी भी रखते हैं और चर्चा भी करते हैं। लेकिन इन सब के बाद कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की तरह उनके बाद उद्धव ठाकरे का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया या फिर उनका जो हाल हो गया वैसा ही निशांत का भी हो जाए। जदयू के सारे नेता निशांत के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार जदयू की शक्ति का एकमात्र केंद्र हैं, लेकिन उसके बावजूद निशांत अब कई जगह देखे जा रहे हैं। कल ही हमने देखा कि उनकी पार्टी के पूर्व जो एमएलसी थे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं रणवीर नंदन, उनके शादी के सालगिरह में निशांत खुद गए थे और वहां काफ़ी देर तक बैठे भी और उन्होंने बातचीत भी की। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो शिवसेना शेर की तरह दहाड़ती थी। सारे शिव सैनिक उनकी बात को ब्रह्मा की लकीर की तरह मानते थे। बिल्कुल ऐसा ही जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ भी होता है, लेकिन उनके निधन के बाद जो हुआ उसे कौन नहीं जानता है। उद्धव ठाकरे को लेकर के जो 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक बयान वायरल हो रहा है अमित शाह का, वो बयान भी बहुत सारी कहानियों को कहता है। उन्होंने कहा कि शिंदे को शिवसेना शिंदे गुट कहा जाता था, आज वो
मुख्य जो शिवसेना है उसके कर्ता धर्ता हैं। यानी सीधे तौर पे उनके कहने का अंदाज और जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी लेकर के रखती है। ऐसी ही स्थिति बिहार में भी उत्पन्न हो, ये बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे समझना या बाला साहब ठाकरे समझना बड़ा मुश्किल होगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक कोलाहल मचा हुआ है, उन सब पर कड़ी नज़र, पैनी नज़र जो है माइक्रो लेवल पे अपनी जानकारी नीतीश कुमार रखे हुए हैं और वो रोज़ लोगों से मिलते भी हैं, रोज़ उनका एक्शन भी देखने को मिलता है। यानी मानसिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो वहीं लालू प्रसाद भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस सरकार के 100 दिन होने के बाद जो फैसला होगा वो काफ़ी अहम होगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भीतर ही भीतर कौन सा खेल कर रहे हैं या करेंगे, इस बात का भी अंदाज़ा किसी को नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बार बार ये कहती है कि किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और हो भी क्यों, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह लॉयल है। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता है। बिहार में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में बड़े राजनीतिक उथल पुथल की बातें की जा रही है और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देखा जा रहा है, चाहे वो भरत तिवारी मामला हो या फिर बिहार भर में बढ़ते अपराध और जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार की बातें हैं। हालांकि इन सब पर फुल एक्शन में सम्राट चौधरी हैं और उनको अभी तक जनता दल यूनाइटेड का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। क्या होगा आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इंतजार कीजिए। 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 100 दिनों के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से कसौटी पर कसी जाएगी और तब पता चलेगा कि आगे होना क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।